मैं रजनीकांत द्विवेदी DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक का तीसरा अध्याय सभी छात्रों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि अध्याय 1 और अध्याय 2 हम लोगों ने उसका अध्ययन कर लिया है। अगले अध्याय की शुरुआत हम लोग करेंगे। अध्याय 3 है जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। ये एक आत्मकथात्मक अंश है और ये आत्मकथात्मक अंश सत्य और अहिंसा के पुजारी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंश है। इसमें महात्मा गांधी ने अपने बाल्यकाल के अनुभव की जो स्मृतियां हैं, जो भी यादें हैं, उसको साझा किया है अपने आत्मकथात्मक अंश में। और ये आत्मकथात्मक अंश हम लोगों के जीवन में सत्य का पालन, सत्य के रास्ते पे चलना और अपने से बड़ों का सम्मान करने की सीख प्रदान करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्रों को ये आत्मकथात्मक अंश निश्चित रूप से आप लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर के आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मेरे बचपन के दिन महात्मा गांधी की एक बहुत ही सुंदर आत्मकथा है, बाल्यकाल के समय की आत्मकथा है। उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। इसमें उन्होंने अपने पिताजी के बारे में लिखा है कि कोर्ट के सदस्य बनकर हमारे पिताजी राजकोट, जो कि राजकोट राजस्थानिक कोर्ट, राजकोट जो है राजस्थान राज्य में पड़ता है, वहाँ पे वो गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। जो भी ग्रामशाला था उसमें महात्मा गांधी को भर्ती किया गया। इस शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। शिक्षकों के नाम धाम भी याद है। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में भी जानने लायक कोई खास बात नहीं है। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा होऊंगा। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं साधारण श्रेणी का ही विद्यार्थी रहा होऊंगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहां से हाई स्कूल में, यहाँ तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच में मैंने किसी भी शिक्षकों को धोखा दिया हो। ये बहुत ही सुंदर बात है। शिक्षकों को धोखा देना ये कतई सही नहीं है और न ही तब तक किसी को मित्र बनाने का स्मरण है। न तो उन्होंने शिक्षकों को धोखा दिया था और न तो किसी को मित्र बनाया था। मैं बहुत ही शर्मिला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से ही काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला के बंद होते ही घर भागता। भागना शब्द मैं जानबूझकर लिख रहा हूं क्योंकि किसी से बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। साथ ही यह डर भी रहता था कि मेरा कोई मजाक उड़ाए तो। हाई स्कूल से पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। एक घटना हाई स्कूल परीक्षा के समय की एक घटना है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर उनके विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए। उनमें एक शब्द केटल था। मैंने उसके हिज्जे का अर्थ होता है वर्तनी, गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपनी बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया। बूट की नोक मारकर सावधान किया यानी आगाह किया कि ये तुमने गलत किया है। लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा? मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिजे सुधार लेने को कह रहे हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक
तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी न करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षकों ने मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर उनके समझाने का कोई असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी न सीख सका। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम न हुआ। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। बहुत ही सही बात है। बड़ों के दोष को न देखना ये व्यक्ति का एक विशेष गुण होता है। बाद में इन शिक्षक के दूसरे दोष भी मुझे मालूम हुए थे, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर तो बना ही रहा। यानी शिक्षकों के दोष मालूम होने के बाद भी महात्मा गांधी के मन में उन शिक्षकों के प्रति आदर बरकरार रहा। मैं यह जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे जो कहें सो करना करें, उसे काजी न बनना। काजी यानी न्यायाधीश। काजी का अर्थ होता है न्यायाधीश। न बनना। इसी समय के 2 और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता। शिक्षकों को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि यानी नज़र पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। यानी श्रवण कुमार का जो पितृभक्ति नाटक था, ये जो पुस्तक में हम देख रहे हैं, श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधों पर बिठा करके 4 धाम की यात्रा उन्होंने कराया था। इसी नाटक के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती है। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण का वह दृश्य भी देखा जिसमें वह अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा पर ले जाता है। ये कांवर में बिठाकर के यात्रा पर वो श्रवण कुमार ले जाते हैं। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना भी सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उस नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। हरिश्चंद्र का आख्यान था। ये राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है इसमें दिखाया गया है। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ही न था। उसे बार बार देखने की इच्छा होती, लेकिन यूं बार बार जाने कौन देता। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। यानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाटक को महात्मा गांधी ने सैकड़ों बार खेला होगा। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, यह धुन बनी रहती। यानी महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का पाठ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से सीखा था। यह धुन बनी रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने मान लिया था कि नाटक में जैसी लिखी है वैसी ही विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र के दुख देखकर उनका स्मरण करके मैं खूब रोया हूँ। आज मेरी बुद्धि समझती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूँ कि आज भी उन नाटकों को पढूं तो मेरी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी। ये खुद उन्होंने अपनी कलम से लिखा है, अपनी आत्मकथात्मक अंश। और
श्रवण कुमार की पितृभक्ति नाटक और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला दिया कि वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल बैठे और सत्य और अहिंसा के पुजारी बन बैठे। तो चलिए आज हम भी अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का पाठ इस आत्मकथात्मक अंश से सीखेंगे और अपने जीवन को लंबे और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं यह पाठ यहीं पे समाप्त करता हूँ। गृह कार्य के रूप में हम आप लोगों को ये जितने भी कठिन शब्द हैं उसको हम दे रहे हैं, आप नोटबुक में लिख कर याद करेंगे। श्रेणी का अर्थ होता है स्तर, स्मरण का अर्थ होता है याद, निरीक्षण का अर्थ होता है जांच पड़ताल, केटल का अर्थ होता है केतली, हिज्जे का अर्थ होता है वर्तनी, काजी का अर्थ होता है न्यायाधीश, प्रसंग का अर्थ होता है घटना, उलाहना का अर्थ होता है शिकायत या ताने, अलसाना का अर्थ होता है आलस आना, दृष्टि का अर्थ होता है नजर, चाव का अर्थ होता है उत्साह या शौक, कामर का अर्थ होता है बहंगी, वह डंडा जिसके दोनों छोरों पर 2 टोकरियां बंधी होती हैं। विलाप यानी जोर जोर से रोना, छंद का अर्थ होता है लय या धुन, आख्यान का अर्थ होता है कथा या कहानी, सत्यवादी का अर्थ होता है सदा सत्य बोलने वाला, विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत या संकट, जीवित का अर्थ होता है जिंदा। इन सभी कठिन शब्दों का अर्थ आप अपने नोटबुक में लिख कर याद करेंगे। और तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे और देखेंगे समझेंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपका स्वास्थ्य जो है स्वस्थ बना रहे, यही मेरी कामना है। तब तक के लिए धन्यवाद।